जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सेंडे और आप देख रहे हैं पदवेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। $10 करोड़ के भ्रष्टाचारी कार्यपालन यंत्री और उनकी पत्नी 7 महीने पहले न्यायालय से हुए थे फरार, अब भी पुलिस की पकड़ से दूर। पंचायत विभाग के अमले ने शुरू की 2 दिन की हड़ताल, मांग पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी, सरकार को दिया उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम। निजीकरण के विरोध में बिजली वितरण कंपनी एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा 2 घंटे का किया गया धरना प्रदर्शन। नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व वोटर लिस्ट संशोधित किए जाने की उठने लगी मांग, फर्जी मतदान होने की जताई जा रही आशंका। किरणापुर थाने के रजेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र में किरणापुर रोड पर पिकअप की ठोकर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल युवक राजेश पिता टीकाराम चौधरी 26 वर्ष निवासी रजेगांव की गोंदिया में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 18 जुलाई की रात 8:30 बजे राजेश चौधरी रजेगांव में ही रोड किनारे घर से दूध देने के लिए साइकिल से राजेश भोयर रजेगांव निवासी के घर गया था। इस दौरान रजेगांव से किरणापुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वाहन ने साइकिल सवार राजेश चौधरी को ठोस मारकर वहां फरार हो गया। घायल को किरणापुर शासकीय अस्पताल लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद राजेश चौधरी को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल से राजेश चौधरी को उसके परिजनों ने गोंदिया ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। वाराणसी पुलिस ने रामेश्वर लीलारे के ऊपर चाकू से हमला करने वाले आरोपी रितेश लिमजे को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी रामेश्वर लीलारे 29 वर्षीय ग्राम पिपरिया थाना रामपाली निवासी वाराणसी के बस स्टैंड में ड्रीम कैफे होटल संचालित करते हैं, जहां पर रविवार को रामेश्वर लीलारे होटल के काउंटर पर बैठे थे। इस दौरान रितेश लिमजे आया और बहस हो गई और आरोपी ने रामेश्वर के गले पर चाकू से वार कर दिया। कल शाम की घटना है। रमेश लिल्लारे जो कि बस स्टैंड पे जिसका क्रीम कैफ़े चलाता है और उसके यहाँ पूर्व में काम करने वाला जो आरोपी रितेश उर्फ बजरंगी लिमजे, जो कि कुछ दिनों पहले उसके यहाँ पे वेटर का काम करता था। कल आरोपी शाम को 5 बजे उसके कैफ़े पे खाना खाने गया था, जो नशे में था ऐसा फरियादी ने बताया। फरियादी ने जो रामेश्वर है उसने उसको मना किया कि चला जाए यहाँ से। फिर वो गया और कुछ देर बाद अपने एक और साथी के साथ में आया और रामेश्वर जो कैफ़े वाले के साथ प्राणघातक हमला करते हुए चाकू उसके गले पे मार दिया, जो घायल हो गया फरियादी और अस्पताल में उसको उपचार कराया गया। वहाँ पर फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी रितेश उर्फ बजरंगी लिमजे के विरुद्ध धारा 307 IPC का प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। हाँ सर, आरोपी के साथ और भी कोई साथ में था? आरोपी के साथ ही एक अन्य का बता रहे हैं, लेकिन ये आरोपी भी पूछताछ में अभी तक बता नहीं पा रहा है कि उसके साथ में कौन था, जो कि ये भी कल घटना के वक्त काफ़ी नशे में था। उसको ये खुद ही आरोपी होश में नहीं था, इस कारण से ये भी नहीं बता पा रहा और फरियादी भी उसको नाम से नहीं जानता, पहली बार देखना सा फरियादी ने बताया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को 2 चरणों में कराने के संकेत जारी किए हैं। आयोग से मिले इन्हीं संकेतों के बाद तमाम राजनीतिक दल नगर पालिका चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। नगर पालिका चुनाव को करीब देखते हुए नगर के अंजुमन स्कूल में MIM पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इलाहाबाद से आए हुए पर्यवेक्षक हाफिज हबीब अहमद की उपस्थिति में 1 सैकड़ा से अधिक नौजवानों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। MIM यूथ विंग का गठन कर पर्यवेक्षक ने नगर पालिका चुनाव को लेकर युवाओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी, जहां उन्होंने नगर पालिका के चुनाव की रणनीति को लेकर युवाओं में नया जोश भरने का काम किया। और
ये इलेक्शन आने वाला है और इस वजह से जो है मीटिंग ली गई है और मीटिंग लेकर के वार्ड जिस जहां जहां इलेक्शन लड़ना है वहां जो है नौजवानों को गठित किया गया है और उनको जो है लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा MIM पार्टी को जो है जिताने की कोशिश की जाए और क्या कहते हैं बहुत अच्छे से इन लोगों ने काम किया है और इंशाल्लाह हमेशा इस तरह से काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से लोग हाजिर हुए हैं इस तरह से जो है इलेक्शन में भी जो है वोट दे करके जो है MIM पार्टी को कामयाब करेंगे। ये बताइए कि अब तक क्या दौरा किए हैं आपने किसी वार्डों का जहां से आप लोग को खड़े करनी है? नहीं, अभी सुबह से हम आए हुए हैं और आके क्या कहते हैं हम मुलाकात हुई है और उससे पहले भी 1-2 दिन पहले मैं आया था। अब जो है सारे लोग आए हुए हैं, अब इंशाल्लाह फिर दौरा भी कर लेंगे वार्ड। आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है अब तक नगर पालिका के चुनाव को लेके कि MIM यहाँ से कल के चुनाव लड़ेगी? नहीं, तो जब अभी से तैयारी चालू है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण को लेकर शहरी क्षेत्र में पहले स्लॉट बुक कराओ फिर कोरोना का टीका लगाओ योजना दोबारा शुरू कर दी गई है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन के आधार पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसको लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों में बहुत अधिक आक्रोश व्याप्त है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे इन नए नए प्रयोगों ने आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है, जिसके चलते सोमवार को वैक्सीन लगाने के लिए PG कॉलेज पहुंचे कई लोगों को बिना वैक्सीन लगाए ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। यह नियम दूर दराज से वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वैक्सीन के पूर्व स्लॉट बुक कराने के इस नियम के चलते PG कॉलेज में पहुंचे कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने आधार कार्ड के आधार पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वैक्सीन तुरंत लगवाए जाने की मांग की है। क्यों आए थे? वैक्सीन लगाने लग गई? नहीं लगी। क्यों? वो बोलते रजिस्ट्रेशन कराओ दवाई आपको लगेगी। तो करा लो ना रजिस्ट्रेशन। हम तो आधार कार्ड लेके आए थे कि उसके आधार पर लगाएंगे। पहले आपको आधार कार्ड के आधार पर लगा था? नहीं लगा नहीं था, हम पहले करा रहे हैं पर हमको बताया गया था कि अगर आप अपना आधार कार्ड लेके जाओगे लग जाएगा, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं लगता है सर। स्लॉट बुक करने बोल रहे हैं? अच्छा, आपको आता है कि स्लॉट बुक करते? नहीं आता। कैसा करते, कुछ ऐसा कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं। तो कोई यहाँ पे मदद कर रहे हैं कि आपकी स्वास्थ्य विभाग वाले या कोई ऐसा? नहीं कोई नहीं कर रहा। आप कैसे करेंगे? वापस आना पड़ेगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था यही है कि जो आधार कार्ड लेके आते थे वैसा ही चालू करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्यों आए थे? लग गया टीका? क्यों नहीं लगा? वो बोल रही थी बुकिंग करवाओ, तो हमारे पास टिकट छोटा मोबाइल था इसलिए हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन नहीं था। अच्छा, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है? नहीं। तो अभी कैसा करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए? आप कितने में जाना पड़ेगा? कैसे वाला पैसा लेगा? हाँ, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए जैसे पहले हमारा टीका लगा था, कोई व्यवस्था से नहीं हुआ था। अच्छा, आधार कार्ड दिखाओ और टीका लगाओ, ऐसा? ऐसा ही था। तो वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। अच्छा, इनने ऐसा क्यों कर दिया फिर अभी ऐसा? सर ये तो हम पता नहीं सकते। क्या ऐसा लगता है कि वैक्सीन की कमी हो रही है या भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए ऐसा कुछ? भीड़ ज़्यादा होने के कारण सेकेंड डोज लगाने आई थी। तो क्यों वापसी आ रहे, लगाए क्यों नहीं? यही बोल रहे थे पहले से बुकिंग करा। तो आपको आता है बुकिंग कराते हैं? तो अब वापसी आ रहे हैं? कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, कोई करके दे रहे मदद? नहीं कोई नहीं कर रहे। तो ऐसे में फिर आपका तो वो समय निकल जाएगा ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो रही है। वैक्सीन लगाने तो PG इतने दूर क्यों आए हैं? वहाँ नहीं लग रहा है क्या? 1 जुलाई से वैक्सीन नहीं है। आ ही नहीं रहा है? जी, हमारी मतलब सेकंड डोज की डेट निकट आ गई है। 22 जुलाई है लास्ट डेट, इसलिए हम लोग यहाँ पर वैक्सीन। क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। तो आप लोग को नहीं आता रजिस्ट्रेशन कराता? नहीं सर, वो स्लॉट बुक नहीं बोल रहे, स्लॉट नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, स्लॉट नहीं है, बुक कराते आता है लेकिन स्लॉट नहीं है। स्लॉट तो आप कैसा करेंगे? अब जाएंगे सर वापस एक दिन थोड़ी देर। अच्छा, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो आता है पहले उसको पहले वैक्सीन लगाना। जैसे पहले चलता था कि आधार कार्ड। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलव ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्लॉट बुकिंग का नियम बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पॉट बुकिंग के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये 4-5 दिन पहले ही सूचित किया जा चुका है
कि पीजी कॉलेज जो है था हमारा वो 19 तारीख और 29 तारीख पूरा ऑनलाइन रहा था। और इसमें तो कुछ वो ऐसा है नहीं, बाकी हमारे जो इंटीरियर है जहाँ मोबाइल में कीपैड है, जो समस्या है वो इंटीरियर में रहती, तो वहाँ तो अभी भी ऑन स्पॉट चल रहा है। यही पीजी कॉलेज वाले, पीजी कॉलेज शहरी क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में मैं नहीं समझता कि कीपैड से शहरी क्षेत्र में अभी भी 80-90% लोग ऐसे हैं जो आपका नया एंड्रॉइड सेट है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें तो समस्या नहीं आनी चाहिए। अर्बन क्षेत्र से बालाघाट जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बालाघाट में अर्बन क्षेत्र नहीं है, बालाघाट में भी अर्बन क्षेत्र से आपका बालाघाट जुड़ा हुआ है, आपकी बात सही है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो हमारा अर्बन के अलावा नवेगांव है, खैरी है, दरगाह है, ये सब क्षेत्र में भी हमारा ऑन स्पॉट चालू है। नहीं तो अर्बन क्षेत्र के लोग कहाँ जाएंगे? अर्बन क्षेत्र पीजी कॉलेज आएगी तो वो फ्लाइट नहीं बुक हो पा रही है ना उनकी। नहीं, स्लॉट तो नहीं हुआ है। जो 400 लोगों ने स्लॉट बुक कराया है उन्होंने ऑनलाइन स्लॉट ही बुक करा के अपना वैक्सीनेशन कराया है। अभी तो बैठे हैं लोग, कैसा होगा? नहीं, अब ये है कि उन तो जैसे स्लॉट ओपन होता उन्हें बुक कराना पड़ेगा। एक और स्लॉट के ऐसा है, वैक्सीन लगाने का लोगों में उत्साह ज्यादा है और उस मात्रा में स्लॉट की कैपेसिटी कम है। स्लॉट की कैपेसिटी 400 है, उत्साह ज्यादा है, तो उसमें तो ये है कि जो अपना सही समय पे स्लॉट बुक करा ले उसका स्लॉट बुक होता है। और अपन ने इससे पहले कि 2 दिन पहले अपन ने 250 डोज लगाया है और आज भी अपना 400 डोज का जो है पूरा स्लॉट अपना बुक है। और इसमें भी ये है कि 400 डोज जो है, लेकिन 400 में से तो हमारे पास 4 बजे तक नहीं आता, तो हम बाकी जो वहाँ है जो पहले पावती स्थिति में टोकन सिस्टम में 4 बजे के बाद जो डोज। न्यायिक अभिरक्षा से फरार सेवानिवृत्त ईई सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी नाजिया अली को 7 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 10 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे अली दंपति 22 जनवरी 2021 को बालाघाट की विशेष अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा से फरार है, जिनके विरुद्ध कोतवाली बालाघाट में न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने के मामले में अपराध दर्ज किया गया है और अपराध दर्ज होने के बाद दोनों पति पत्नी की तलाश की जा रही है, किंतु 7 माह बाद भी यहां अली दंपति पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपको बताएं कि सैयद शौकत अली मूल रूप से विजयनगर इंदौर के रहने वाले हैं। सैयद शौकत अली बालाघाट में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ रहते हुए 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। सैयद अली ने अपने कार्यकाल के दौरान वैध आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी, जिसकी शिकायत 15 दिसंबर 2014 को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बालाघाट में छापामार कार्रवाई की थी। जांच में छिंदवाड़ा इंदौर में शौकत अली की चल और अचल संपत्ति पाई गई, जिन्होंने 2009-10 में छिंदवाड़ा में 4 हेक्टेयर जमीन खरीदकर करोड़ों रुपए का कॉलेज बनवाया था, जो उनकी पत्नी नाजिया अली के नाम से था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी संपत्ति पाई गई जो उनकी आय से अधिक थी। लोकायुक्त जबलपुर की जांच में सैयद शौकत अली के पास 10 करोड़ 20 लाख 46 हजार रुपये की संपत्ति पाई गई थी, जो उनकी आय से अधिक थी। 7 माह पहले 22 जनवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी नाजिया अली निवासी विजयनगर इंदौर के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभियोग पत्र पेश करने की सूचना के अधीन दोनों अभियुक्त सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी नाजिया अली विद्वान अदालत में उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा जमानत आवेदन भी पेश किया गया था। विद्वान विशेष अदालत ने दोनों पति पत्नी की जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पति पत्नी की जमानत आवेदन निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था और दोनों पति पत्नी को जिला जेल बालाघाट भेजने के लिए वारंट तैयार किया जा रहा था। तभी अभियुक्त सैयद शौकत अली अपनी पत्नी नाजिया अली के साथ न्यायिक अभिरक्षा से चकमा देकर फरार हो गए। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही है। वहीं आज से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में दस्तक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 5 साल से अधिक के बच्चों का घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करेगी। आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर अभी से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 5 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि आने वाले समय में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो यह सर्वे रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। हाँ, दस्तक अभियान जो होगा, तो दस्तक अभियान जो हम चालू कर रहे हैं आज से, तो इसमें भी हम बहुत सारा पूरी पॉपुलेशन को कवर करेंगे। 5 साल तक के बच्चों को हम देखेंगे, तो इन बच्चों को देखेंगे और जब हम जाएंगे घर घर जाएंगे
तो वहाँ जानने के पर हमको वहाँ के उस घर के पूरा हमको एक स्तर पता लग जाएगा कि इस घर में कोई बीमार तो नहीं। तो सर घर में किसी प्रकार की टीम गठित की गई है? हाँ, हर दस्तक अभियान के लिए हर ग्राम स्तर पर टीम गठित की गई, जो कि घर घर जाकर के सर्वे करेगी, बच्चे की हीमोग्लोबिन की जांच करेगी, बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। अब जब वहाँ जाएगी तो घर में अगर कोई बीमार होगा तो उसकी भी जाँच करेगी। कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाले कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए वैक्सीन आने का लगभग 1 महीने के अधिक का समय इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 24 जुलाई को जिले में कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान जिला वैक्सीनेशन अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि जुलाई माह में यह पहली बार है जब कोवैक्सीन जिले के लिए उपलब्ध हो रहा है। लगभग 2300 डोज मिले हैं जिन्हें जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर वितरित किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जल्द ही स्लॉट ओपन करवाए जाएंगे। अभी शनिवार तो हमें कोवैक्सीन प्राप्त हुआ है, 2300 डोज प्राप्त हुआ है। उस 2300 डोज में अभी हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उसको आज बालाघाट पीजी कॉलेज के लिए ऑनलाइन स्लॉट ओपन कर दें, और बाकी जो ब्लॉक स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे कहाँ कितना सेकेंड डोज ड्यू है उसका हम लाइन लिस्टिंग अभी बना रहे हैं, उस हिसाब से उसका अभी हम ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको बताया कि मई माह की शुरुआत से लेकर जून माह के अंत तक जिले के भीतर कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन का भी पहला डोज लगाया गया था, जिसके लगभग 40 से 45 दिन पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके कि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं होने पर लोग परेशान हो रहे थे। लगातार अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर के भी चक्कर लगा रहे थे कि कब कोवैक्सीन उपलब्ध होगी और उन्हें दूसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ वाहन चालकों को नियमितीकरण न किए जाने को लेकर शासकीय अशासकीय वाहन चालक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है। न्यायालय के द्वारा वाहन चालकों के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद भी सरकार के द्वारा वाहन चालकों के हित में अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं इसी को लेकर वाहन चालकों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को वाहन चालकों ने सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर सीएमएचओ मनोज पांडे को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अर्जुनपुरी गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में वाहन चालक विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां एक और उन्हें नियमितीकरण से वंचित रखा गया, वहीं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से वसूली की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मृतकों के परिजनों को जो अनुकंपा नियुक्ति दी गई है वह विसंगतिपूर्ण है। गवर्नमेंट वाहन चालकों के न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के लिए नियमितीकरण संबंधी और वसूली संबंधित वाहन चालक रिटायरमेंट हो रहे हैं और मर रहे हैं, उनके पालन नहीं हो रहा है न्यायालयों के। उसके संबंध में पत्र दिए हैं, सीएम महोदय ने भोपाल पत्र लिखे, उस पत्रों के पालन नहीं हो रहा है। कब से ये समस्या है? 2 साल हो गए, 19 से। मैंने इनमें नियमितीकरण और जो रिटायरमेंट का संबंधित कर्मचारी और उनके परिवार को वसूली होकर पेंशन मिलना चाहिए। वाहन चालकों की कुछ पुरानी नियमितीकरण वगैरह की मांगे हैं, तो उसको चूँकि हमारे हाथ में नहीं है, हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया था, बाई हैंड भी पहुंचाया था। पुनः इनको रिमाइंडर दे करके उनका जो भी समाधान पूर्वक हल होगा उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे। जिले के रूपजर थाना के अंतर्गत उकवा से बिडली रोड ग्राम नारंगी के आगे 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति किशोर चौधरी उम्र 40 वर्ष ग्राम सोनपुरी उकवा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को सुबह किशोर चौधरी अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव के राजेंद्र कोड़ापे के साथ अपने गांव सोनपुरी से लूद किसी काम से गया था। लूद गांव से लौटने पर अपने गांव सोनपुरी वे आ रहे थे, तभी ग्राम नारंगी के आगे नारबेट टेकरा के पास उकवा से बिटली की ओर तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने किशोर चौधरी की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में किशोर चौधरी के सर में चोट लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर मिलते ही उसके परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल किशोर चौधरी को 4 व्हीलर से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। जिला अस्पताल से बेहतर उपचार हेतु किशोर चौधरी को परिजनों ने नगर के प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए।